बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में शंभू नाम का एक कंजूस सेठ रहता था जो बहुत ही लालची था। किसानों को बहला फुसलाकर ठेके पर खेत में काम करवाता था और बाद में उनके सामने शर्त रखकर उनका हक मार लेता था। देखो, कल्लू गरीब किसान भी बड़े अजीब होते हैं। जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मुझ जैसा मालिक बस बैठे बैठे हुकैम चलता है और सारी फसल मेरे गोडाउन में भार जाती है। सच कहते हो सेठ जी, पूरा गांव आपकी मुट्ठी में है। इनकी मेहनत का फायदा उठना आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। पूरे गांव पर आपकी ही राज है। आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। राजा तो हूं, मैं इन बेवकूफों को ऐसी ऐसी शर्त पर जमीन उधार देता हूं कि मेहनत यह करते हैं और फसल मैं हड़प लेता हूं। आखिर इनका औकात ही क्या है मेरे सामने। सेठ ये बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास बिरजू नाम का एक गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हो सेठ जी। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपने जमीन ठेके पर देता हूँ। मैं भी आपके जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। मुझे भी आपकी जमीन 1 साल के लिए ठेके में दे दीजिए। मेरा नाम बिरजू है और मैं पास के गांव नोजेलिया में रहता हूँ। ठीक है बिरजू, मैं तो तुम्हें अपनी जमीन ठेके में दे दूंगा, लेकिन मेरे भी कुछ शर्तें सुन लो। ठीक है सर जी, बताइए आपकी क्या शर्त है। यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल होगी उस फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। अब बोलो, शर्त मंजूर है तुम्हें? सेठ से कागजी कार्रवाई करने के बाद बिरजू वहां से चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। चलो, सेठ जी से जमीन तो मिल गई है। अब इसमें खेती करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे हिस्से में कुछ बच पाएगा। बिरजू किसान खेत में कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद फसल उगकर तैयार हो जाता है। बिरजू उस फसल का कटाई भी शुरू कर देती है। चलो भाई, इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुई है। अगर आधी फसल जमींदार भी ले जाए तो भी मेरे हिस्सों में कुछ तो आ ही जाएगा। बिरजू की उगाही फसल की खबर सेठ के कानों तक पहुंचाते हैं। सेठ जी, सुनते हो क्या? आज बिरजू अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो बिरजू की फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या सच में? या तो बहुत ही अच्छी खबर है कि बिरजू आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो जाकर देखते हैं। अरे बिरजू, फसल तैयार हो गया है क्या? इस बार तो तुम्हारी फसल काफी अच्छी लग रही है। हाँ सर जी, इस बार मैं गेहूं की खेती किया है। काफी मेहनत करने के बाद में जाकर अच्छी फसल हुई है। अरे यार, तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है, या तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होगी ही। खेत वाले ही उपजाऊ हो, अगर वहां मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? मैंने बहुत मेहनत की है, फिर जाकर अच्छी फसल हुई है। ज्यादा मत बोल बिरजू, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार तो वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल, ताकि मैं निकालूं यहां से। यहाँ कहकर बिरजू से अच्छे फसल ले जाते हैं और बिरजू के लिए खराब फसल छोड़ जाते हैं, जिसे देखकर बिरजू बहुत दुखी होता है। यह ऊपर वाले, ये कैसी लीला है तेरा? इतनी मेहनत करने के बाद इतनी सी फसल मेरे हाथ आए हैं। धिक्कार है ऐसे जिंदगी पर। आखिर कब तक दूसरों के इशारों पर नाचते रहूंगा? भगवान, मेरी अपनी जमीन कब होगी? बिरजू इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद बिरजू का बेटा मधु शहर पढ़ने के लिए गया था। वापस गांव आ जाता है। गांव आने पर जब अपने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। हमारा गांव का ये हाल क्यों है? सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहा है। आखिर बात क्या है? बेटा, इस गांव में किसान की यही किस्मत है। सेठ चालक जैसे लोग हमारे फायदा उठाते हैं, मेहनत हम करते हैं और फल सेठ जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना जमीन है ना अधिकार, बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं।
किशन की ऐसी दशा सुनकर मधु बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। पिताजी आप दुखी ना होइए, अब यह अन्याय नहीं चलेगा। आज से मैं खेती करूंगा और उस लालची सेठ से उसी की शर्तों में उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। अगले ही दिन मधु उस शंभू सेठ के घर पहुंच जाते हैं और जाकर कहने लगते हैं, कहो मधु, क्या बात है, कैसे आना हुआ? सेठ जी, अब पिताजी के बदले मैं आपकी खेती करूंगा, मुझे ठेके पर कुछ और जमीन चाहिए। क्या बात है, अब तुम खेती करोगे? जाओ भी, अब तुम्हारे अंदर इतनी भी दम नहीं है। बच्चे, पढ़े लिखे लड़के खेती के नाम पर गड्ढे साबित होते हैं। अरे सेठ जी, मैं पढ़ा लिखा हूं, मगर मैं किशन का ही बैठा हूं। आप एक बार खेत देखकर तो देखिए, मैं अपने तकनीक से खेती करूंगा। चल ठीक है, मान लेता हूं। वैसे भी आजकल काम का क्या रह गया है, पर लिखकर भी सब बेरोजगार ही घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अरे धन्यवाद बाद में दे देना। हमारे खेती करने के लिए कुछ शर्तें रखी जाती हैं, उसके आधार पर हम खेत किसानों को देते हैं। जी, कैसी शर्त है सेठ जी, मुझे बताइए, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। ओ, ये बिरजू के लड़का शहरों से पढ़ के आया है, इससे चालाकी से काम लेना पड़ेगा। यह बहुत होशियारी दिखा रहा है। अब मैं इसे अपने जाल में ऐसे फंसाऊंगा कि इसका सारा फसल मेरा हो जाएगा। वैसे भी बिरजू गेहूं की फसल उगाता था, अब यह भी वही बोएगा। देखो मधु, तुम जो फसल उगाओगे उसका आधा फसल में रखूंगा और आधा तुम रखोगे, और मैं ऊपर के फसल रखूंगा और तुम नीचे का रखोगे। बोलो, ये शर्त मंजूर है तुम्हें? हाँ सेठ जी, मुझे ये शर्त मंजूर है। अगले दिन से मधु खेत पर काम करना शुरू कर देता है। मधु ने इस बार गेहूं के बदले आलू की फसल लगते हैं और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गए। आलू की फसल बहुत ही अच्छे हुए। अब मधु खेत से आलू लाने की तैयारी करता है। फसल की खबर सेठ को मिलती है। खबर मिलते ही सेठ मधु के पास पहुंच जाते हैं। अरे मधु, शर्त याद है ना तुम्हें? आधा मेरा और आधा तुम्हारा। हाँ हाँ सेठ जी, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका, आधा मेरा, और आपने ये भी कहा था नीचे के हिस्सा मेरा और ऊपर के हिस्से आपका होगा, तो आप ऊपर के हिस्सा ले सकते हैं। अरे सेठ जी, इसने तो चालाकी मार दी। यह गेहूं की फसल नहीं है, यहाँ तो आलू की फसल है। अरे ये क्या, तुमने इस बार गेहूं की फसल नहीं लगाई है, इस बार तुमने आलू लगाया है। सेठ जी, पिताजी हर बार गेहूं की खेती करता था, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार आलू की खेती किया जाए, इसीलिए मैंने आलू की फसल लगाया था। अरे तो क्या मैं यह घास भूसा ले जाऊं? था सेठ जी, आपकी शर्त के अनुसार अपने ऊपर का फसल मांगे थे और मेरा नीचे का था। तुम अच्छे फसल आलू ले जा रहे हो। अरे मालिक, पुरगांव में आपसे चालाकी दिखाने की कोशिश आज तक किसी ने नहीं की, और यह मधु के बच्चा आपको आसानी से बेवकूफ बनाकर चला गया। अरे वो बच्चा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा, आने दो उसे। इस बार तो मैं उसे ऐसे सबक सिखाऊंगा कि मुझसे दोबारा उलझने की कोशिश नहीं करेगा।